हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। रिसेंट की गतिविधियों के बारे में आप सभी लोगों को पता है किस तरह से एसएससी एग्जाम्स का मुद्दा उठाया जा रहा है, रेलवे एग्जाम्स का मुद्दा उठाया जा रहा है। और शायद ही अब कोई ऐसा टीचर बचा है जिसने इसके बारे में बात नहीं करी। आज अभिनय शर्मा सर की वीडियो देखी, लाजवाब वीडियो बनाई, उन्होंने अपने इनपुट्स रखे इस चीज़ को लेकर। और राकेश यादव सर की भी वीडियो मैंने सुनी, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। और मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप एस्पिरेंट हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जब भी इस तरह की कैंपेनिंग होती है, इस तरह का कोई भी मुद्दा उठाया जाता है, ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट का लॉस भी होता है। ठीक है, हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इस तरह की मूवमेंट्स होती भी हैं और इसे रोका भी नहीं जा सकता। अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि इसे रोका नहीं जा सकता। और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे क्लियरली कि किन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है एसएससी सीजीएल टीयर 3 की रिजल्ट को लेके है। ठीक है, मैं ये कहूँगा यहाँ पे टीयर 3 रिजल्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। टीयर 3 का रिजल्ट आना है, अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, वो आ ही जाएगा। राइट, वो इतना बड़ा इशू मेरे लिए फिलहाल नहीं है। मेरे लिए जो इशूज हैं वो अलग हैं, जिनके बारे में मैं पहले से भी बात करता आ रहा हूँ। और उन चीज़ों को मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे हम एक्चुअली में चाहते क्या है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हम सब लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन एक यूनिटी होनी चाहिए यहाँ पे। और सभी लोग एक साथ एक ही चीज़ बोलनी चाहिए, तभी कुछ होगा। वरना सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जो आप इस चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, आप सभी लोग अपना टाइम दे रहे हो इस चीज़ के लिए, आपका टाइम बहुत कीमती है। और अगर आप गलत चीज़ों में टाइम दे दोगे तो आपका टाइम भी यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। तो चीज़ों को समझो बड़े ध्यान से, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं एट प्रेजेंट। सबसे पहले क्या चीज़ें की जानी चाहिए, किनका सॉल्यूशन आना चाहिए, और उसके बाद की चीज़ें क्या होंगी। छोटी पिक्चर देखेंगे हम, फिर बड़ी पिक्चर भी देखेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताने वाला हूँ। अगर मैं बिग इशूज की बात करूँ, जो मेन मुद्दा उठाया गया है वो ये है कि जो आपके एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, एसएससी एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट नहीं आया। सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है सितंबर मंथ में आ सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। एमटीएस टीयर 2 एग्जाम की बात करें, एसएससी ने कहा है अक्टूबर में दे देंगे, तो वो दे देंगे। ठीक है, तो एमटीएस टीयर 2 रिजल्ट की डेट आ चुकी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सीजीएल टीयर 3 डेट जो है अभी एसएससी ने नहीं दी है, लेकिन एक्सपेक्टेड सितंबर में, और मुझे उम्मीद है सितंबर में आ जाएगा। तो ये दो इशूज़ तो मेरे लिए बहुत बड़े नहीं हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे लिए दोनों इशूज अभी बड़े नहीं हैं। इनका रिजल्ट हमें पता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताओ, क्या टीयर 3 रिजल्ट आने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी? नहीं लगेगी। टीयर 3 के रिजल्ट आने के बाद भी टीयर 4 पता नहीं कितने टाइम बाद कंडक्ट कराया जाएगा। टीयर 4 एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके कितने टाइम के बाद उसका रिजल्ट आएगा। पिछली बार अगर हम बात करें सीजीएल 2017 की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपका जो रिजल्ट आया था शायद 9 या 10 मई को आया था टीयर 3 का। उसके बाद अगर हम बात करें जून में आपका क्या कराया गया था, अगले महीने मिड जून से आपके स्टार्ट हो गए थे किसके, इसका सीपीटी एग्जाम, टीयर 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस टाइम कोरोना काल है तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जून में एग्जाम होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम गया था, और फिर आपका वो एग्जाम कंडक्ट किया था। कहते हैं फाइनल रिजल्ट आपका काफ़ी टाइम बाद आया था। आपको जो फाइनल रिजल्ट आया था 15 नवंबर को आया था। तो आप देख रहे हो जून से लेकर नवंबर तक का टाइम जा रहा है हमारे पास, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस चीज़ के अंदर। फाइनल रिजल्ट आने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी ये नहीं है कि सारी चीज़ें सोल्व हो गई, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी टाइम लगता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। मुद्दा सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट सितंबर में स्टार्टिंग में आ जाए या बाद में आ जाए, आ ही जाएगा। लेकिन हमें पूरे प्रोसेस को चेंज करना है, और मैं बताऊंगा आपको प्रोसेस कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को फास्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट की, हमने बात करी थी एसएससी एग्जाम्स में, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इमीडिएट सोल्यूशन क्या है कि वेटिंग लिस्ट तो आएगी, इसके बारे में जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन जो इमीडिएट सॉल्यूशन जो एसएससी कर सकता है, जिससे स्टूडेंट को फायदा होगा, उस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, जिसका 1.5 साल पहले नोटिस निकला था, ठीक, उसका अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई, वेंडर डिसाइड नहीं किया गया। तो इसे तो आप, ये तो लॉस्ट केस है, और इस पर सबसे पहले काम होना चाहिए, वेंडर डिसाइड होना चाहिए, और डेट आनी चाहिए एग्जाम की, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कभी की भी हो, लेकिन डेट आनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट बता दी जाए कि हाँ यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे बच्चे अपनी तैयारी करें। ठीक है, 1.5 साल वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं बच्चों के, लेकिन अभी भी अगर सभी लोग साथ होंगे तो इस पर कुछ किया जा सकता है। और कंप्लीट चेंज इन द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में चेंज की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम बात करें सीजीएल टीयर 1, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में भी आप देखोगे 3 से 4 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने के अंदर। तो ऑनलाइन में ऐसा क्या, आपने बैठे एक साथ, आपने सभी लोगों ने पेपर दे दिया, क्या साथ के साथ उसका स्कोर नहीं आ सकता? ऑनलाइन पेपर अगर आप दे रहे हो, साथ के साथ उसका स्कोर पब्लिश कर देना चाहिए। टीचर्स जैसे ही आपने पेपर दिया, उसका आपको स्कोर दिख जाना चाहिए, कितना स्कोर आपने करा है इसके अंदर। उसके बाद कुछ दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी दे देना चाहिए। जैसे सभी शिफ्ट का खत्म हो गया, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही तो इंप्लीमेंट करना है डेटा को यूज करके, उसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी। ठीक है, नॉर्मलाइज रिजल्ट दे दिया जाए। पेपर में आंसर की में गलत आंसर नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपको बच्चों को रिप्रेजेंटेशन ना डालनी पड़े। तो मैंने कहा टीयर 1 एग्जाम की बात की जाए तो टीयर 1 का जो हमारे पास आंसर है, मतलब जो आपके मार्क्स हैं, वो साथ के साथ आने चाहिए।
पेपर में कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। इतने पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से, इतने लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, इतना पैसा जाता है, उसमें भी रॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये कोई तुक नहीं बनती। रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए टीयर 1 एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करें टीयर 1 एग्जामिनेशन के मार्क्स साथ के साथ आने चाहिए, जो कि सीटी में कहा जा रहा है कि टीयर 1 एग्जामिनेशन के मार्क्स साथ के साथ आ जाएंगे। अगर हम बात करें नॉर्मलाइज स्कोर, सारी की सारी शिफ्ट हो गई, उसके बाद डायरेक्ट आपका नॉर्मलाइज स्कोर आना चाहिए 8 से 10 दिन के अंदर, क्योंकि अगर गलतियां नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन डालने का कोई मौका नहीं है, सीधा आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा 8 से 10 दिन में। फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट करना है, उसके तुरंत बाद 8 से 10 दिन के अंदर एडमिट कार्ड स्टेटस आ जाना चाहिए, और उसके 1 महीने बाद, मतलब टीयर 1 एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसके 1.5 महीने के बाद टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर इस तरह से चीजें चलेंगी। टीयर 2 एग्जाम की भी बात करें, साथ के साथ इसका स्कोर भी आ सकता है, और इसके 4 से 5 दिन बाद भी इसका रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है, कि इसके 5 से 6 दिन बाद इसका रिजल्ट पब्लिश कर दो। और अगर हम बात करें इसके बाद टीयर 3 एग्जाम और टीयर 4 एग्जाम को साथ में कंडक्ट कराया जा सकता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बचेगा। अच्छा, आप लोग कहोगे सर टीयर 3 एग्जाम, टीयर 4 एग्जाम, इसमें तो इतने सारे लोग पेपर देते हैं, इतना टाइम एसएससी लेता है। एसएससी सीजीएल 2018 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2018 का जो टीयर 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, वो हुआ था आपका 30 दिसंबर को, 29 या 30 दिसंबर को हुआ था, एग्जैक्टली डेट मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है, शायद 29 दिसंबर डेट थी आपकी। 29 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया, और इसकी डेट दी गई थी 5 मई को आपका इसका रिजल्ट आएगा, जब कोविड-19 कुछ नहीं था। और मैं मानता हूं अगर सारी चीजें सही चलती तो 5 मई को एसएससी रिजल्ट दे भी देता। 4 महीने 40,000 कॉपी चेक करने के लिए चाहिए क्या यार? मैन पावर नहीं बढ़ा सकते क्या हम यहाँ पे? अगर आज अभी 100 लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, 100 इवैल्यूएटर्स है, क्या 100 की जगह यहाँ पे 1000 इवैल्यूएटर्स नहीं रखे जा सकते? अगर 1000 इवैल्यूएटर होंगे जो 4 महीने का काम है, क्या वो हमारे पास स्प्लिट होकर काफी कम टाइम में नहीं निपट जाएगा? क्या वो काम 12 दिन में नहीं निपट सकता? 4 महीने मतलब 120 दिन, 12 दिन के अंदर कॉपी चेक नहीं की जा सकती? एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करें, यहाँ पे 20 लाख लोग पेपर भरते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, कई बार 30 लाख भी भरते हैं, 25 लाख भी भरते हैं। 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 100 रुपये फॉर्म भर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग 100 रुपये भरते भी नहीं, कुछ लोगों के लिए फ्री भी है। चलो मैंने मान लिया कि लगभग जो कलेक्शन हुई 15 करोड़ रुपए की हुई। क्या 15 करोड़ रुपए में टीयर 3 की कॉपी चेक करने में इतना टाइम लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, वैल्यूएटर्स बढ़ा लिए जाए। अगर मैं कह रहा हूँ 15 करोड़ आप लोगों के लिए इनफ नहीं है, 100 रुपये से फॉर्म बढ़ा के 120 रुपये का रख दो, 20 रुपये भरते हैं, यहाँ पे 20% इंक्रीज हो गया रिवेन्यू के अंदर। 20% का मतलब है यहाँ पे 3 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा मिल गया गवर्नमेंट को। सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीएचएस में तो और ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, तो क्या 3 करोड़ रुपए के अंदर हम 1000 इवैल्यूएटर्स नहीं रख सकते प्रोसेस को फास्ट करने के लिए? सीपीटी का रिजल्ट देने में 4 से 5 महीने एसएससी लगाता है, क्या उसमें मैन पावर 10 टाइम्स नहीं की जा सकती? क्या 10 टाइम्स फास्ट रिजल्ट नहीं दिया जा सकता उसका? बिल्कुल दिया जा सकता है। ये इंटेंशनली चीजें हैं कि इस पे काम ही नहीं किया जा रहा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल आराम आराम से काम कर रहा है कि हम कॉपी चेक करने में 4 महीने तो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 4 महीने? अगर आज चेकर्स हमारे पास 100 है तो उसे 1000 क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आप फॉर्म की फीस 100 रुपए ले रहे हो, अगर आपको पैसों की दिक्कत है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बच्चों से 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो फॉर्म भरवाते टाइम, क्या फर्क पड़ेगा? जहां 100 रुपए दे रहे हैं हम 200 120 भी दे देंगे। आईबीपीएस का जो फॉर्म भरते हैं लोग 800 रुपए देते हैं फॉर्म भरने के लिए, वो भी तो दे ही रहे हैं। रेलवे के लिए 500 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं नहीं दे रहे, इतना पैसा तो सरकार रख ही रही है अपने पास। तो यहाँ पे 20 रुपए और बढ़ा दो एसएससी एग्जाम्स का फॉर्म, प्रोसेस को फास्ट करो, ज्यादा मैन पावर यूज करो रिजल्ट देने के लिए। आपके पास मैन पावर कम पड़ जाती है, आप कहते हो इतना टाइम तो लगेगा, अभी तो कॉपी जी चेक नहीं है, फिर रिजल्ट बनाया जाएगा, फिर वो पब्लिश किया जाएगा, टाइम लगेगा। यार मैन पावर बढ़ा लो ना। तो ये चीज समझ आई, प्रोसेस फास्ट कैसे होगा कि एसएससी में मैन पावर बढ़नी चाहिए। अगर मैन पावर की दिक्कत है, मैन पावर बढ़ाओ, जल्द से जल्द रिजल्ट निकाले जाए। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर टीयर 1 और टीयर 2 में आप टाइम कम कर रहे हो, देखो ये कॉम्पिटिशन है, ठीक है, जो मेहनत कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। टीयर 2 में अगर आप अभी सोच रहे हो कि 180 नंबर आने पर आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि एग्जाम में टाइम ज्यादा मिल रहा है 200 में से, मैं कह रहा हूं अगर पास में एग्जाम है तो आप 150 में भी तो सिलेक्शन होगा, फिर आपका 200 में से। कम टाइम होगा तो 150 नंबर पे भी सिलेक्शन होगा क्योंकि कम लोग पढ़ पाएंगे। तो ये परसेंटेज का खेल है, तो इसमें ये मत घबराओ कि यहाँ पे जल्दी जल्दी एग्जाम होंगे तो टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का। भाई टाइम पूरे साल भर का टाइम है आपके पास। टीयर 1 को क्यों एम करके चल रहे हो? अगर आपको तैयारी करनी है सारे प्रोसेस को एक साथ करो, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सभी की तैयारी कर सकते हो। जिसमें टीयर 1 की फोकस ज्यादा रखोगे वो क्लियर हो गया तो टीयर 2 के फोकस ज्यादा रखोगे, तो एक फ्लो में आप तैयारी कर सकते हो। उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी भी प्लान कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जा सकती। तो सारी चीजें 5 से 6 महीने के अंदर एसएससी की निपट सकती है अगर ढंग से कराया जाए। आईबीपीएस में भी तो सारे काम होते हैं, सारे सेम लेवल ऑफ टीयर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से अगर मैं बात करूं एसएससी में टीयर 3 को एलिमिनेट करना चाहो तो वो भी एलिमिनेट भी किया जा सकता है, उसकी जगह कुछ और डाल दो, टीयर 3 टीयर 2 के अंदर एक और पेपर डाल दो, टीयर 3 एलिमिनेट ही कर दो एसएससी से। बहुत सारे चेंजेस हैं जो पॉसिबल है और ये प्रोसेस को फास्ट बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी। अगर हम यही कहते रहे कि प्रोसेस को फास्ट बनाओ, प्रोसेस को फास्ट बनाओ, उससे कुछ नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा ऐसे फास्ट बनाओ प्रोसेस को, राइट। दिस इज अ सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, कैसे प्रोसेस को फास्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट की बात करें, एसएससी में थोड़ी दिक्कतें हैं कि अलग अलग ग्रेड पे की जॉब्स हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है अगर सोचा जाए तो। अगर वेटिंग लिस्ट में भी प्रॉब्लम है तो रैंक लिस्ट पे बात की जा सकती है और रैंक लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की जा सकती है। रैंक लिस्ट में किसी का कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे। आरआरबी एनटीपीसी इसका एग्जाम क्यों नहीं हुआ? वैकेंसी डिक्रीज हो गई।
अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसी जो डिक्रीज हुई है, ठीक है, जो आपकी नॉन सिक्योरिटी पोस्ट है उनकी वैकेंसी हाफ कर दी गई। इसका ऑर्डर आया, कुछ टाइम बाद हो सकता है ऑर्डर आ जाए कि जो बची हुई वैकेंसी है वो भी खत्म हो गई या फिर एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। लोगों से 500 रुपए लेके गए थे यहाँ पे। 500 रुपये यार, 500 रुपये वाली बात नहीं है यहाँ पे, आपके फ्यूचर की बात है। आपका 1.5 साल यहाँ पे जिंदगी का बर्बाद हो गया। अगर आप यहाँ पे अफसर बन जाते 1.5 साल में आप 6 से 7 लाख रुपए कमा लेते आपके पैकेज के हिसाब से। अगर इंस्पेक्टर बनते तो इंस्पेक्टर का जो पैकेज होता है 8 लाख से 10 लाख के बीच में होता है एवरेज में। एक साल अगर आपकी ज्वाइनिंग डिले होती है, इसका मतलब आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोसेस फास्ट होने की जरूरत है, यहाँ पे डिले नहीं होना चाहिए। एक एक एग्जाम के लिए 4-4 साल 5-5 साल नहीं लगने चाहिए। चीज समझ आई। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो मैं बात नहीं कर रहा टियर 3 रिजल्ट की। अगर ये मूवमेंट ही बन रहा है तो खाली टियर 3 एग्जाम इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए मूवमेंट बने, जिसमें 30-40 हजार लोग होते हैं। मूवमेंट बने तो पूरा प्रोसेस चेंज हो, पूरा प्रोसेस फास्ट हो, ठीक है, पूरे प्रोसेस पे बात की जाए। सीईटी होगा, टियर 1 होगा, टियर 2, टियर 3, बाकी टियर 4 तो एसएससी को ही कराना है। वो प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं, वेंडर डिसाइड होना चाहिए, और एग्जाम्स भी बहुत फास्ट तरीके से किया जाना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जल्दी जल्दी रिजल्ट दो ना। रेलवे का एग्जाम भी होता है तो 4 महीने में खत्म करो इसके प्रोसेस को, 5 महीने में खत्म करो प्रोसेस। इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? क्लियर है? मैन पावर की कमी है तो फॉर्म में 10 रुपए और बढ़ा दो, 20 रुपए और बढ़ा दो, कितनी भी मैन पावर ले सकते हो आप, करोड़ों में चले जाएगा, क्योंकि संख्या फॉर्म भरने वाले लोगों की करोड़ों में है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की बात करें, 2.5 लाख करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, उनसे 500 रुपए लिए गए। क्लियर है? उसमें अगर मैं 500 की जगह 520 रुपए ले लो, अगर आपको मैन पावर की दिक्कत है तब भी हो जाएगा। जबकि उसमें कहते हैं 400 रुपए रिफंड कर देंगे, जब एग्जाम होगा तो ये तो रिफंड आएंगे। एग्जाम ही नहीं हुआ अभी तक। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे मैं प्रोसेस चेंज करने की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस को फास्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। मैं टियर 3 रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, जो आ ही जाएगा। ठीक, और टियर 3 रिजल्ट के लिए भी कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। आप सभी लोगों को वहां पे पार्ट भी करना है। तो हमने कहा किन किन चीजों की बात करी। मैंने कहा प्रोसेस को फास्ट बनाने की जरूरत है, और वो कैसे बनेगा? मैन पावर बढ़ा के बनेगा, अगर मैन पावर की दिक्कत है। और उसके लिए आप पैसे बढ़ा सकते हो, फॉर्म में 10-20 रुपए बढ़ा दो। आप बहाना है ये मैन एग्जाम को डिले करने का, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। यार ये सोल्यूशन, हर चीज का सोल्यूशन होता है। ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है आज के टाइम पे, तो मैं पेपर पेन लेके तो कुछ नहीं सबके मार्क्स चेक करने। टियर 1 की कॉपीज के आप पेन से चेक कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो किसी ने गलत मार्क तो नहीं कर दिया, वो मार्कशीट चेक हो रही है यहाँ पे, या कुछ हो रहा है। ऑनलाइन मोड में पेपर, और जल्दी जल्दी रिजल्ट आने चाहिए इसके। क्या चीज समझ आएगी? अच्छा, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात कर रहा था मैं यहाँ पे, तो मैंने मोटे मोटे इश्यूज आपको बताया कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो अभी के इश्यूज हैं इस पे भी बात करो। मैं टीचर से कह रहा हूँ इस पे भी बोलो आप, कि अभी अगर हम बात करें कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, जितने भी मेजर एग्जाम्स हो रहे हैं सब में ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लोकेशन दोबारा बता सकें कि वो कौन सी सिटी के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं। एसएससी एग्जाम की बात करें, बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर से तैयारी कर रहे थे, कोविड-19 के चलते अपने घर चले गए, होम टाउन चले गए। अब वो एग्जाम देने दोबारा दिल्ली थोड़ी ना आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी है भी तो कोविड-19 की सिचुएशन में क्या ये बनता है कि बंदा इतनी दूर से उठ के यहाँ पे आए दूसरे शहर में पेपर देने? अब जरूरत है कि जो भी एग्जाम्स हैं, अभी इनके एग्जाम में टाइम है, अभी हम कुछ करेंगे तो पॉसिबल है। मास लेवल पे ग्रीवेंसेस डाली जानी चाहिए, और ये डिमांड की जानी चाहिए जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होने हैं, जिनका नोटिस एसएससी, जिन एग्जाम्स के बारे में कोविड-19 से पहले पता चल गया था, जिनके फॉर्म अभी निकले हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों ने सही एग्जाम सेंटर्स भरे होंगे, सिटीज भरी होंगी। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, जो एसएससी सीजीएल की बात करें, यहाँ पे एसएससी सीजीएल टियर 3 हो चुका है। अगर एसएससी सीएचएसएल की बात करूँ 2019 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे दोबारा ऑप्शन मिलना चाहिए सिटीज भरने का कि कौन सी सिटी में उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि उनके होम टाउन के आसपास सिटी मिलनी चाहिए कोविड-19 की सिचुएशन में। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। टीचर, सभी टीचर्स को कहूंगा कि इसके ऊपर भी बात करो। ये छोटा इशू है, एसएससी रिजोल्व कर सकता है, डीओपीटी में बस ग्रीवेंस डालनी है। हमने उन्हें अपनी कंसर्न बताई तो वो सुनेंगे। ठीक है, यूएफएम में भी उन्होंने हमारी बात सुनी है। अगर यहाँ पे हम सही तरीके से अपनी कंसर्न तक पहुंचाएंगे, ये मुद्दा सोल्व किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम बात करें रैंक लिस्ट, एसएससी सीजीएल टियर 3 एग्जाम के बाद रैंक लिस्ट पब्लिश भी हो जाए तो काफी अच्छा मौका लगेगा। हम सभी लोगों को पता चल जाएगा हमारी रैंक कितनी है, हमें पता चल जाएगा हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन होगा तो कौन सी पोस्ट हमें मिल सकती है, 4200 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। और उसके लिए तो मैं हूँ ही, आपके लिए एनालिसिस करता रहता हूँ। हो सकता है वो गलत भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आप सभी लोग समझदार हो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अगर आपको रैंक पता होगी आपकी अब तक रैंक कितनी चल रही है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर टियर 3 की बात करें, टियर 3 के बाद भी आपके 35,000 के आसपास लोग को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। 30 से 35,000 लोग क्वालिफाई होंगे, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। और वैकेंसी आपके पास 85 कुछ वैकेंसीज हैं, 8500 कुछ, एग्जैक्टली नंबर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो इतने लोग 20,000 लोग एक्स्ट्रा बुलाए जा रहे हैं, उनका वैसे भी कुछ नहीं होना वहाँ पे, राइट? तो बच्चा जाएगा ही नहीं, क्यों वेट करेगा वो? 4 महीने डॉक्यूमेंट, 2 महीने रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करेगा, उसके बाद 6 महीने अपना फाइनल रिजल्ट आने का वेट करेगा, क्यों करेगा? और उसकी 35,000 रहेंगे, वो जाएगा नहीं फाइनली, सीपीटी देने जाएगा नहीं। क्योंकि सीपीटी, और अगर हम बात करें टाइपिंग की, तो कोई बहुत बड़े एग्जाम तो है नहीं, आप 2 महीने मेहनत कर लोगे उसमें, वो ऐसे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें पहले से टाइपिंग आती है उनके लिए तो केक वो आराम से कर लेंगे वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फालतू में बच्चों का यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टियर 3 के बाद रैंक लिस्ट आ जानी चाहिए। रैंक लिस्ट पब्लिश करने में कितनी दिक्कत लगेगी भाई? पीडीएफ होती है, एक्सेल फाइल होगी जिसमें सभी बच्चों के नाम, रोल नंबर, सारी चीजें लिखी होती हैं। अभी भी एसएससी पब्लिश करता है रिजल्ट में, रोल नंबर और नाम तो आते ही हैं। मैं कह रहा हूँ टियर 3 के बाद जो लिस्ट आएगी उसे बस सीक्वेंस में अरेंज कर दो। ठीक है, जिसकी रैंक 1 हो उसे ऊपर रख दो, जिसकी रैंक 2 है उसके नीचे, और रैंक वाइज मार्क्स के हिसाब से उसे पब्लिश कर दो बस शीट को। क्या दिक्कत है? 2 मिनट का काम है एसएससी का ये।
2 मिनट काम में हजारों एस्पिरेंट्स को यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, ठीक है, 30,000 एस्पिरेंट्स को फायदा होगा, 2 मिनट का काम है, इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो सुधारी जा सकती हैं, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि मैं एनालिसिस करता हूँ एग्जाम का, मुझे बहुत मजा आता है एनालिसिस करने में, टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से एनालिसिस करता हूँ, राइट। और जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह के एनालिसिस की जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या कोई और एनालिसिस कर रहा है, हमें एनालिसिस की जरूरत नहीं है, एसएससी को ये चीजें सुधारनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे कमीशन के अंदर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की सभी ग्रीवेंसेस को देखे और उस पर तुरंत रिप्लाई करे। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर चीजें क्लियर नहीं होती कि ये डॉक्यूमेंट चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। एसएससी ऑफिस में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे जाके बात की जाए और वो बताए कि ये डॉक्यूमेंट चलेगा या नहीं चलेगा, ये वैलिड है या नहीं है। स्टूडेंट की जो कंसर्न है, अभी एग्जाम में कोई चेंजेस आए, नोटिस में अभी फोटो के बारे में आया था कि फोटो में 3 महीने पुरानी फोटो होनी चाहिए। एसएससी की वेबसाइट पे जाओ, चेंजेस करने में दिक्कत आते हैं, समझ नहीं आता, जो पुराने स्टूडेंट्स उन्हें भी चेंज करना है या नहीं करना। एक रीजनल ऑफिस में बात करो, वो कहते हैं चेंज करना पड़ेगा, दूसरे रीजनल ऑफिस में बात करो, वो कहते हैं चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो समझ नहीं आता कि क्या करना है चीजों को। तो ये क्लियर करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की सभी प्रॉब्लम्स को सुने और उसे एसएससी एग्जाम्स के बारे में सारी नॉलेज हो, सारी मतलब कंप्लीट नॉलेज, सारे प्रोसेस की नॉलेज, सारे फॉर्म्स की नॉलेज। और जो भी बच्चा पूछे मेडिकल से रिलेटेड, अगर वो पूछ रहा है कि मैं सीबीआई में जाना चाहता हूं, मुझे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे निकाल तो नहीं जाएगा, मेरी फ्लैट फुट है, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वैसे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, इतना कुछ दिक्कत नहीं होती, इनसे मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बंदा होना चाहिए, सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, फिजिकल के बारे में क्लियरिटी है कि नहीं, कि किन किन चीजों की चेक की जाएगा, क्या क्या चीजें आपकी देखी जाएंगी, किसके बेस पे आपको रिजेक्शन दे दिया जा सकता है। मेडिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए हर पोस्ट के बारे में कि इस पोस्ट में ये मेडिकल में चीजें चेक की जाएंगी और आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि मेडिकल में जाकर अगर आप फेल हो रहे हो तो आपका सिलेक्शन ही रुक गया। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो मेडिकल में तो आप उस पोस्ट के लिए जाओगे ही नहीं। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एसएससी को अपनी वेबसाइट पे देना चाहिए सारी की सारी चीजें। और एक बंदा होना चाहिए एसएससी ऑफिस में जो स्टूडेंट्स की बातों को सुने और बताए सारी की सारी चीजें, उनकी सभी ग्रीवेंसेस को यहाँ पे सोल्व करे। तो ये मुद्दे मैं कह रहा हूँ, ये इमीडिएट मुद्दे हैं जो बहुत कम टाइम में सोल्व किए जा सकते हैं। वेटिंग लिस्ट की बात करें, हो सकता है उसमें टाइम लगे, लेकिन ये मुद्दे करंटली सोल्व किए जा सकते हैं ग्रीवेंसेस के थ्रू। अगर मास लेवल पे लोग एसएससी तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो ये चीजें की जा सकती हैं। प्रोसेस को फास्ट बनाया जा सकता है अगर मास लेवल पे ट्विटर कैंपेन्स किए जाए, मास लेवल पे अपनी बात एसएससी तक पहुंचाई जाए, ठीक है। लेकिन दबाव बनाना पड़ेगा एसएससी ऑफिशियल्स में। और ये कब होगा? एक टीचर के आने से, 2 टीचर के आने से कुछ नहीं होगा। सभी टीचर्स को एक साथ आना पड़ेगा और सभी टीचर को अपनी बात एक साथ रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक टीचर ये कह रहा है कि ये कर लो, दूसरा टीचर कह रहा है यार ये चीज बेकार है, आप ये करो, इससे फायदा मिलेगा। मैं ये कहता हूँ सब अपनी राय देंगे, ठीक है, सभी की राय की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सभी टीचर्स अपना टाइम निकालो। अगर आप सच में केयर करते हो ना बच्चों की, तो आपको भी अपना टाइम निकालना पड़ेगा। मैं भी अपना टाइम निकाल रहा हूँ, बाकी टीचर्स भी अपना टाइम निकाल रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सभी टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए और स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को सुने और उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो वो भी आप लिखो, जिससे कि वो इशू भी पता चले और उसके बारे में भी बात की जाए। मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी बात, जो भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं सभी में अपनी बात रखूं और सभी चीजों का सोल्यूशन निकाला जाए। अगर यहाँ पे मूवमेंट चली रही है, ठीक है, इसे हल्के में ले लें, इसे छोड़ दें तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने लोग एक साथ दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें अब इस लेवल पे आप देखोगे कि इतना सोशल मीडिया फैल चुका है और सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं, राइट। सभी लोग इन इशूज के बारे में बात करना है, तो मैं कह रहा हूँ सारे इशूज पकड़ो, एक इशू मत पकड़ो, सारे इशूज पकड़ो, सारे इशूज क्लियर होनी चाहिए एक बार की में, ठीक है। आगे जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत आएगी हम फिर मुद्दा उठाएंगे और इन चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरूरत है यूनिटी की टीचर्स के अंदर। ऐसा ना हो सारे टीचर सब बात तो कर रहे हैं इस चीज के बारे में, लेकिन सब अपनी अलग अलग राय देंगे तो सारा मुद्दा बिखर जाएगा, ठीक है। बच्चे स्प्लिट हो जाएंगे आपस में, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सभी टीचर को एक साथ आना पड़ेगा, सभी चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए करने से पहले। रैंडमली कोई भी चीज की जाएगी तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होगी रैंडमली करने से। सभी टीचर एक साथ आए और अपनी बातें रखें, यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए टीचर्स के बीच में, ठीक है। आप पढ़ाते हो, सभी टीचर्स का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन दिन में 1 घंटा कुछ दिनों के लिए, 10 से 12 दिन के लिए अगर निकाल लिया जाए और सभी टीचर वहां पे डिस्कशन करें, चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये चीज पॉसिबल है। और सभी टीचर्स आपका भला ही चाहते हैं, राइट। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो आपका भला नहीं चाहता। जितने एग्जाम जल्दी होंगे टीचर्स को ही फायदा है, ठीक है। नए बच्चे आएंगे, नए एडमिशन होंगे, सबको फायदा होगा इस चीज से, राइट। टीचर्स का भी फायदा है, आपका भी फायदा है, और सभी टीचर्स आपका भला चाहते हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि आपका ये चाहे कि नुकसान हो, एग्जाम का प्रोसेस लंबा हो, किसी को फायदा नहीं उस चीज से। सभी लोगों को कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए, ठीक है, और कॉमन ग्रुप होना चाहिए जिसमें चीजें डिस्कस की जाए। अगर हम बात करें, एक नया ट्विटर कैंपेन भी है, 1 सितंबर का चलाया जा रहा है, ठीक है। ट्विटर कैंपेन का कोड है हमारे पास एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रेड। ये एसएससी सीजीएल टियर 3 रिजल्ट के लिए है, आप सभी लोगों को इसका हिस्सा बनना है, ठीक है। आप सभी लोग ये हैशटैग यूज करके ट्वीट करना अपना, और इसे ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे लेके जाना है, और ये आएगा। मैं कह रहा हूँ आज सारे टीचर कह रहे हैं इस चीज को, ये हैशटैग अगर कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करो और हिला के रख दो पूरे ट्विटर को। जेई नीट एस्पिरेंट्स अगर हिला सकते हैं, हम भी हिला सकते हैं। एसएससी एस्पिरेंट्स, रेलवे एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है, तो सीजीएल के लिए सभी लोग आ गया हो, रेलवे एस्पिरेंट्स भी, एसएससी एस्पिरेंट भी। और जब रेलवे का एग्जाम होगा, आई विल मेक श्योर एसएससी का सभी एस्पिरेंट वहां पे ट्वीट करें रेलवे एग्जाम्स के लिए भी,
राइट। ये तो हमारे पास एसएससी सीजीएल रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन चला रहा है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सभी लोगों को इसका हिस्सा बनना है। और इससे बड़ा मुद्दा क्या है हमारे पास, ट्विटर आपको यूज करना आना चाहिए। सारे सेलिब्रिटीज ट्विटर पे हैं, सभी लोग ट्विटर को फॉलो करते हैं, हमारे मिनिस्टर सारे के सारे ट्विटर पे हैं यार। अपनी बात उन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा कारण है ट्विटर। ट्विटर के थ्रू ट्वीट किए जाए। मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है। www.twitter.com पे आपको जाना है, ठीक है। वहां पे जाके अपनी प्रोफाइल बना लेना, जैसे फेसबुक पे बनाते हो वैसे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखो ट्वीट कैसे होती है। जैसे मेरे पास हैशटैग है, ये है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, राइट। अभी ये हम लेके चल रहे हैं कि इसे यूनिवर्सल हैशटैग बना के चलें। कोई भी चीज हम पब्लिश कर रहे हैं उसमें ये वाला टैग तो यूज कर ही रहे हैं, हैशटैग। सभी लोगों को ये यूज करना है। तो आपने क्या करना, ये हैश लिखना है, उसके हैशटैग यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, अपना मैसेज लिखना है जो आप गवर्नमेंट को कहना चाहते हो। यहाँ पे आप अपनी फोटो इंक्लूड कर सकते हो, वीडियो इंक्लूड कर सकते हो, साथ के साथ सारे ऑप्शन मिलते हैं फेसबुक की तरह आपको यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, डीओपीटी, जीओआई, ठीक है, पीएमओ इंडिया, इन सबको टैग करना है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो होता क्या है, जैसे आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रखा है, अगर तो मेरा जो ट्वीट है आप रिट्वीट भी कर सकते हो, वो आसान होता है। लेकिन उसके लिए भी आपको खाली रिट्वीट नहीं करना। आपने जैसे मैंने कोई ट्वीट करा, ये ठीक है, ये मेरा ट्वीट है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ये वाला ट्वीट था, यहाँ पे आपने कमेंट्स पे क्लिक करना है, इस वाले कमेंट्स वाले पे। कमेंट्स वाले पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसी विंडो आएगी। अब ये वाला स्पेस आपके पास बचा है, इस स्पेस में क्या करना है, आपको जो हैशटैग है वो दोबारा लिखना है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो हैशटैग को। अपना मैसेज जो भी आप कहना चाहते हो वो मैसेज लिखना है, उसके बाद टैग करना है ऑफिशियल्स को। ये काम करना है बस ट्विटर पे, तभी आपका ट्रेंडिंग में आएगा। खाली रिट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। चीज समझ आई आप सभी लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करें फेसबुक पे, अभी आप देखोगे सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये वाली फोटो लगा दी है, ठीक है। लेट्स यूनाइट करके ये फ्रेम है, ये सभी लोग लगा सकते हो, जिससे कि हमें यूनिटी का पता चले कि हम सब एक कोच के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लगाने के लिए कुछ नहीं करना। फेसबुक पे जाओगे, यहाँ पे फोटो अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट फोटो, प्रोफाइल फोटो करोगे। उसके बाद आप क्या जाओगे, चूज अ फ्रेम का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपलोड फोटो आएगा या फिर ऐड फ्रेम आएगा। ऐड फ्रेम पे क्लिक करना है आपको। ऐड फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आपको एक फ्रेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम आप यूज कर सकते हो स्पीकअप यूपीएस, स्पीकअप एसएससी, ऐसा करके सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये फ्रेम मिल जाएगा। और यहाँ पे इस फ्रेम को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी फोटो है, ठीक है, मैंने फ्रेम यूज कर रखा है तो मेरे पे ये फ्रेम लगा हुआ है। इस तरह से आपकी फोटो दिखेगी, जिससे कि हमें समझ आ जाएगा ये एसएससी एस्पिरेंट और यहाँ पे ये इस मुद्दे पे बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें, आप रवीश कुमार को जानते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता आप इन्हें पसंद करते हो या नहीं करते, और मतलब भी नहीं बनता हम पसंद करें ना करें, लेकिन कभी काफी बार इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के मुद्दे पर बात करी है, ठीक है। और ये इकलौते एंकर हैं आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और बाकी सभी लोग, जहाँ के आपको पता है मीडिया क्या कर रही है आज के टाइम पे, ठीक है, फालतू की चीजों पर बकवास किए जाते हैं, ठीक है। बायकआउट मीडिया, ठीक है, मीडिया को यहाँ पे बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ वो कुछ मुद्दों को उठाते हैं, वो मुद्दे उठाए जाते हैं जिसपे टीआरपी ज्यादा मिलती है। फालतू के मुद्दे, लोगों का दिमाग को भ्रष्ट कर दिया मीडिया चैनल्स ने इस टाइम पे। उन मीडिया चैनल्स को आपको क्या करना है, नहीं देखना, ब्लॉक करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, इन्हें फिलहाल आप टैग कर सकते हो जिससे कि हमारी बात रखें। और अगर आप देखोगे, अगर मास लेवल पे चीज हुई, सारी मीडिया भी आपका साथ देगी। जो मेन मुद्दा होता है उस पर सभी लोग साथ देते हैं, तो आप इन्हें टैग कर सकते हो। इन पे मुझे लगता है इन्होंने पहले भी एसएससी एग्जाम्स के बारे में काफी बात करी है, रेलवे एग्जाम्स में जब भी बात करी है तो करे हैं। मुझे नहीं पता है किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पे हमेशा गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ये साथ रहे हैं, तो आप इन्हें टैग कर सकते हो। अगर आपको इनकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो मत करना, ठीक है, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप इन तक अपनी कंसर्न पहुंचाओगे तो प्राइम टाइम में जरूर दिखाएंगे, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, आपको क्या करना है, आपकी वीडियोज बनानी है और हर जगह शेयर करनी है। हैशटैग यूज करना है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। हैशटैग सेम होना चाहिए, यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी। रेलवे है, रेलवेज नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एसएससी है, स्पीकअप है। हैशटैग गलत करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। हैशटैग यही यूज करना है, ट्विटर पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, कहीं भी सेम हैशटैग यूज होना चाहिए, राइट। अपनी वीडियो डालो, फोटो डालो। आप मुझे क्या कर सकते हो, ट्विटर पे अगर करोगे तो सबसे बेनिफिशियल रहेगा ट्विटर पे करना। आप वीडियो डालो, आप मुझे ट्विटर पे टैग कर सकते हो, मुझे अगर आपने फॉलो कर रखा है, ठीक है, @RBJain मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, जो भी वीडियो डालोगे आप मुझे टैग कर सकते हो, जिससे अगर मुझे दिखेगी वो मैं आगे शेयर करूंगा, ठीक है। वो आगे वीडियो आगे बढ़ेगी, ठीक है, आपकी बात आगे लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। नहीं टैग करना कोई दिक्कत नहीं, अपने दूसरे टीचर जिसे आप सपोर्ट करते हो उन टीचर को ऐड कर सकते हो, या सभी टीचर्स को टैग कर सकते हो। जो भी टीचर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा वहां पे जाके। आप मुझे वीडियो इमेल भी कर सकते हो, मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा। इस वाले चैनल पर नहीं डाल सकता, कॉपीराइट का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसमें मैं वीडियो डालूंगा आपकी, ठीक है। आप अपने चैनल बना के खुद वीडियो डाल सकते हो, वरना मुझे सेंड कर सकते हो। जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा, जो भी अच्छी वीडियोज मुझे लगेंगी वो मैं चैनल पे भी शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी बात आगे लोगों तक पहुंचे। क्लियर। एक चीज का ध्यान रखना, ये मास एजिटेशन चल रहा है, ये 1-2 दिन का प्रोसेस तो है नहीं, ठीक है। इट विल गो लॉन्ग,
ठीक है, ये 15 दिन जा सकता है, ये 30 दिन तक भी जा सकता है, इतना टाइम आपका लग सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कब आप करोगे। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बस ये न्यूज ही देखते जा रहे हो, अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा भर ली कि बस ट्विटर फोड़ेंगे आज, ये करेंगे। नहीं भाई, इतनी फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगी, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। दिन में जब भी फ्री हो तब आप ये काम करो, जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करो, ठीक है। सभी टीचर्स की जो भी इस पर बात कर रहे हैं उनकी वीडियोज आप शेयर कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म से। लेकिन ऐसा मत करना कि आपस में तो अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, लेकिन किसी और के ग्रुप में डालोगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे, राइट। ये चीज़ है, ठीक है। सभी के सभी यहाँ पे टीचर्स कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे की वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं डालने देंगे, ये क्लियर है। लेकिन उनके प्लेटफॉर्म में उनकी वीडियो डाल सकते हो, बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, अपने टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, और जिसकी बात में आपको ज़्यादा दम लगे वो वीडियो शेयर कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे एक काम करना, अपनी स्टडीज को बेकार मत कर देना। जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, CHS का एग्जाम भी टाइमली हो सकता है डिले हो, लेकिन एग्जाम्स तो होंगे आपके। सीजीएल मेंस का एग्जाम भी सर पे है। तो इस कैंपेन के चक्कर में ऐसा मत कर देना कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, सिलेक्शन से पीछे हट जाओगे, फिर सब बेकार है। ठीक है, किसके लिए कर रहे हो आप ये? मेरे लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना ये सारी कैंपेनिंग। अगर पढ़ाई नहीं करी सब बेकार हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो फ्री टाइम में ये काम करो, ऐसा नहीं है पूरे दिन बस शेयर ही करे जा रहे हैं, शेयर ही करे जा रहे हैं। नहीं भाई, इससे काम नहीं चलेगा। जब कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा तब आपको शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, लेकिन पढ़ाई का अपना टाइम बनाओ, ठीक है। इन चीज़ों को अपने दिमाग पे हैवी मत होने देना। कभी इस कैंपेनिंग में लगे रहो। आपने पूरा क्या करा, 3 महीने सबसे ज़्यादा जबरदस्त सपोर्ट करा, फाइनली पता चला आपका ही सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी लोग जिन्होंने सपोर्ट तक नहीं करा वो लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेके चले गए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो इन कैंपेन्स के चक्कर में। इतना करो जब फ्री हो तब करना है, ठीक है। जब मेन मुद्दा उठाया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर डे है जिस पे कैंपेनिंग की जा रही है, इस टाइम पे कैंपेनिंग की जा रही है, उस टाइम पे अपना सपोर्ट दिखाओ। लेकिन ये भी नहीं है कि पूरे दिन हम इसी में लगे हैं, अपना सब कुछ बेकार कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और चीज़ें मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट भी जा सकती हैं, ठीक है। मुझे भी बहुत डर है कि ऐसा ना हो कि इन कैंपेनिंग के चक्कर में कुछ गलत हो जाए। तो आपको यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने फ्यूचर के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा, बाकी दुनियादारी के बारे में सोचना, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ाई भी करनी है, इन कैंपेन्स को सपोर्ट भी करना है, और अपना दिमाग को खुला रखना है। आपको कहीं लगे कोई टीचर गलत कर रहा है तो उन्हें बोलो कि सर यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ऐसे चल रहा है। और मैं टीचर से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो, सारी चीज़ें ध्यान में रखो, सॉल्यूशंस पे बात की जाए। यहाँ पे अब प्रॉब्लम सबको पता चल चुकी है, बात की जाए सॉल्यूशन कैसे आएगा और सॉल्यूशन कब निकलेगा। पहले सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि इसका ऐसे रिजोल्व किया जा सकता है, उसके बाद रिजोल्यूशन के बारे में हमें पता चला, फिर सारे टीचर्स यूनाइट होंगे और सभी टीचर्स उसके ऊपर वीडियोज बनाएंगे, शेयर करेंगे, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, हमारे वाईफाई स्टडी हो गया, ठीक है, एग्जामपुर हो गया, अगर हम बात करें स्टडी IQ हो गया, ये चैनल्स भी तो बड़े हैं, ठीक है। न्यूज चैनल से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ये, ठीक है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जिनके इतने लाख फॉलोअर्स है ही नहीं। अगर यहाँ पे वीडियो डलेगी तो वो न्यूज चैनल से ज़्यादा वायरल होगी। और अगर हम बात करें न्यूज चैनल पे वीडियो डालने से कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे जो लोग देख रहे हैं ना न्यूज चैनल पे वीडियो, वो विल्ले लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फालतू की न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पे किसी काम के नहीं है। अगर उन्हें एग्जाम्स के बारे में पता भी चला वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लोग स्टडी के चैनल से अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचेगी, जो एक्चुअली में ट्विटर कैंपेन में पार्ट लेंगे, जो एक्चुअली में सिस्टम को हिलाने की हिम्मत रखते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है उसके दिल पे लगेगी जाके बात। चीज़ समझ आई? तो बस यही कहूँगा, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। और लेकिन मैं आप लोगों से अगेन कह रहा हूँ, बहुत सावधानी बरतनी है आपको। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, मेन मुद्दे उठाने हैं। अपने मुद्दा अगर आपको लगता है कोई और इशू पे भी बात करनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं देखूंगा और मैं बात करूंगा, आगे तक बात पहुंचाऊंगा अगर कोई और उस चीज़ के लिए कैंपेन चल रहा है। और जो भी कैंपेन है मैं आपको बताते ही रहता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पर, अगर मैं ट्वीट करता हूँ तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हर चीज़ के लिए जरूरी नहीं होता कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, ट्विटर पे बताऊंगा, या फिर बाकी टीचर्स से आप जुड़े हुए हो तो वो टीचर्स भी आपको बता देंगे। तो मैं नहीं कह रहा कि मुझे ही फॉलो करो तो आपको पता चलेगा, आपको जो भी होगा कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाएगा इस टाइम पे। चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यहाँ पे यही अलविदा ले रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ अलविदा ले रहा हूँ कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलोगे, इसका नेगेटिव इंपैक्ट अपनी ना ही स्टडीज पे पढ़ने दोगे और ना ही किसी के बहकावे में आओगे। जो सही चीज़ होगी उसका साथ दोगे। इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत करना, ठीक है, और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मुद्दे को, जो मुद्दा है उसे मुद्दे को रहने दो, और हमें जो सोल्यूशन चाहिए, हमें सोल्यूशन पे ही बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम से बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अब सोल्यूशन पे बात करो कि सोल्यूशन कैसे निकाला जाए इसका, और उसके लिए टीचर्स को सामने आना पड़ेगा, ठीक है। टीचर्स को थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। खाली सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, बस थोड़ी सी और एक कदम और आगे बढ़ो और इस पर बात करो, डिस्कस करो, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।